हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन। क्लास 8 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दी यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट नंबर 3 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतन पब्लिकेशन क्लास 8। तो आज करने वाले हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दी यूनियन लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट सीरीज का थर्ड पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 3। तो इसी प्रकार के सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हो तो इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है और जो नोट्स हैं इनके लिंक यार आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक बार चेकआउट करना, एक बार यार चेकआउट करना। और इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने डाउट्स को और वीडियो कैसा लगा उसको यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे यार। स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। तो इन शॉर्ट में राज्यसभा को आरएस लिखूंगा, ठीक है, आरएस। देखिए लोकसभा, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और राज्यसभा तो क्या होगा, तो राज्यसभा अपर हाउस हो जाएगा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा मतलब था हाउस ऑफ द पीपल्स, तो राज्यसभा का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या है मेरे यार, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए यार राज्यसभा के अंदर आरएस के अंदर मेंबर्स की जो कैपेसिटी है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कैपेसिटी कितनी है। देखो यार जो राज्यसभा की टोटल मेंबर की कैपेसिटी कितने कितने मेंबर्स राज्यसभा के अंदर पॉसिबल है, तो यार 250 मेंबर्स यानी 250 मेंबर्स की कैपेसिटी है। 250 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर बैठ सकते हैं। और इस 250 मेंबर से 12 मेंबर्स जो होते हैं, 12 मेंबर्स ये यार नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेट होते हैं। इस 250 मेंबर से 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड होते हैं। अगर मैं 8 प्रेजेंट की बात करूं, मतलब वर्तमान की बात करूं, वर्तमान के अंदर मतलब 8 प्रेजेंट राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर नहीं है, 245 मेंबर्स हैं। मतलब टोटल कैपेसिटी तो 250 की है, बट अभी के भी प्रेजेंट वर्तमान में राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स बैठे हैं। और इस 245 मेंबर से 12 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं, 12 नॉमिनेटेड हैं। और बचे हुए 233 मेंबर्स, बचे हुए 233 मेंबर्स मेरे यार इलेक्टेड है। क्या है, इलेक्टेड है, ठीक। ये जो इलेक्टेड है मेंबर्स है 233, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो इलेक्टेड मेंबर जो है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, जितने कितने हैं 233 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये क्या है, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूटीज को। यूटीज का मतलब होता है यूनियन टेरिटोरीज को, यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट्स को इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और 12 के नॉमिनेटेड होते हैं। अभी वर्तमान के समय 245 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर है, उनमें से 12 नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 233 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि इलेक्टेड है। और ये 233 मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटोरीज को, मतलब यूटीज को। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट होगा इंडिया के अंदर, जो भी स्टेट है जो कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे उसके उतने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, ठीक है। राज्यसभा के अंदर जिस भी स्टेट के मेंबर बैठे होंगे, सबसे ज़्यादा बैठे होंगे, उसका मतलब उस स्टेट का
बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितना पॉपुलेटेड स्टेट होगा उतने ज़्यादा उसके मेंबर होंगे उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस स्टेट को क्या करने के लिए मेरा, रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है आपको, रिप्रेजेंट करने। तो यार जितना ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य होगा, स्टेट होगा हमारे भारत कंट्री के अंदर, उसके उतने ही ज़्यादा मेंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा के अंदर मेरे यार। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्टेट्स को या फिर किसी यूनियन टेरिटोरी को मेरे यार। ठीक है, ये जो मेंबर होते हैं, ये जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये यार रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। हमारे इंडिया के अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो किसी एक स्टेट से आ सकते हैं। जो मेंबर्स बेसिकली बैठे होते हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्टेड होते हैं। मतलब उस राज्यसभा के अंदर कैसे आते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखना है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए जैसे कि पूरे भारत के लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारा पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा बेसिकली है। और उसी प्रकार से हमारा हर एक स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, हर स्टेट के पास अपने खुद का एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके अंदर ही मेंबर्स बैठते हैं। उसके अंदर जो बैठते हैं उनको हम बेसिकली एमएलएज कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज। और जो पार्लियामेंट रहते हैं उनको हम एमपीज कहते हैं, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो एमएलएज होते हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर्स है किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने स्टेट से ऐसे मेंबर्स को जो कि राज्यसभा के अंदर बैठ सके और उनके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके मेरे यार। ठीक है, क्लियर। और यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी यूनियन टेरिटोरीज का, मतलब यूटीज के, यूनियन टेरिटोरीज के अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। वो कैसे इलेक्टेड, ये तो बात भाई स्टेट की, भाई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स मतलब एमएलए से, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बैठे उनसे इलेक्टेड होते हैं भाई साहब। अगर वहीं जो रिप्रेजेंटेटिव है किसी यूनियन टेरिटोरी के, वो कैसे इलेक्टेड होते हैं यार, वो इलेक्टेड होते हैं आज पर द रूल्स, वो रूल्स के हिसाब से इलेक्टेड होते हैं जो कि बनाया गया है पार्लियामेंट से। मतलब पार्लियामेंट ने जो रूल्स बनाया है किसी भी यूनियन टेरिटोरी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्टेड होने के लिए, उस रूल के हिसाब से, उस रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्टेड होते हैं मेरे यार। उस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, इलेक्टेड होता है। अगर किसी, एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे यार। देखिए जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं राज्यसभा के अंदर वो इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में बैठे होते हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी यूनियन टेरिटोरी के, वो पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, उनकी इलेक्टेड होती है, वो इलेक्टेड होते हैं एज पर दी रूल मेड बाय द पार्लियामेंट। क्लियर। जो मेंबर्स होते हैं और जो बचे हुए जो मेंबर्स हैं, बाकी बचे जो 12 मेंबर्स थे वो मेंबर्स नॉमिनेटेड। देखिए अब बात करते हैं उन नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए जो इलेक्टेड होते हैं तो वो या तो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे या तो किसी यूनियन टेरिटोरी को रिप्रेजेंट करेंगे यार। अगर वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो स्टेट में बैठे हुए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स उनको इलेक्ट करेंगे। अगर वो किसी यूनियन टेरिटोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आज पर दी रूल मेड बाय द पार्लियामेंट से वो इलेक्ट हुए हैं। अब बात करते हैं उन नॉमिनेटेड मेंबर्स की मेरे यार। जो मेंबर्स यार नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेटेड, देखिए यार जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट वो किस फील्ड से होते हैं बेसिकली। देखो यार जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट वो
किस किस फील्ड से हो सकती है, या तो वो कोई ऑथर्स हो सकते हैं, या तो वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या वो इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, या वो जूरिस्ट हो सकते हैं मतलब जो जज वगैरह हो गए, या तो वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, या आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं, या फिर वो सोन और भी कोई बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ लोगों को यार इलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति इनमें से कुछ लोगों को यार इलेक्ट करते हैं। तो इनमें से यार कुछ लोगों के हम नाम देखते हैं यार, है या नहीं। इनमें से हम कुछ लोगों के नाम देखते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया एज ए मेंबर इन राज्यसभा। उनकी यार बात करते हैं, कुछ नाम उनके याद रख सकते हो आप, चाहो तो यार ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, इनमें से कौन से मेंबर थे जो कि नॉमिनेटेड हुए थे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के अंदर। तो इनके नाम से आप थोड़े से याद चाहो तो रख सकते हो। पहले नाम है, ये लिखो यहाँ पर हेडिंग लिखो मेरे यार, कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। पहले यार द पोएट यानी कवि, मैथिली शरण, पोएट मैथिली शरण गुप्ता, ये थे पोएट मैथिली शरण गुप्ता। नेक्स्ट साइंटिस्ट एक थे, साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। नेक्स्ट एक्ट्रेस शामना अज़मी। नेक्स्ट सिंगर लता मंगेशकर, है नहीं, ये लता है ना, नहीं लेट नहीं है, लता है। नेक्स्ट जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह। ये कुछ यार जाने माने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा मेरे यार। पोएट मैथिली शरण गुप्ता, साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस, एक्ट्रेस शबना आजमी एंड सिंगर लता मंगेशकर, जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह यार, ठीक है। देखिए यार जो राज्यसभा है, आरएस मतलब राज्यसभा, ये यार डिसॉल्व नहीं होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है एक फिक्स टर्म के बाद। जैसे कि हमारा जो लोकसभा है वो हर 5 साल के अंदर टूट जाता है और फिर से रिन्यू होता है। या तो प्रेसिडेंट ने कह दिया अगर वो 5 साल से पहले उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी के दौरान उसको 1 साल एक्सटेंड किया जाता है, बट वो बहुत रेयर केस है। बट कंपलसरी हर 5 साल के अंदर लोकसभा में मेंबर्स चेंज होते हैं, मतलब बाय थ्रू द इलेक्शन। बट वहीं राज्यसभा के अंदर राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है एक फिक्स टर्म के अंदर, जस्ट लाइक ऑपोजिट। मतलब जैसे कि लोकसभा क्या होता है हर 5 साल के अंदर डिसॉल्व होता है, फिर से नए मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं, मतलब न्यू फिर से इलेक्शन होता है हर 5 साल के अंदर इलेक्शन। तो इसीलिए क्या आता है जैसे कि लोकसभा के अंदर न्यू मेंबर्स आ सके। बट राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है एक नॉर्मल टर्म में, एक फिक्स टर्म में डिसॉल्व नहीं होते, मतलब एक फिक्स टर्म नहीं है डिसॉल्व होने के लिए राज्यसभा के अंदर। ये जो राज्यसभा है ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक परमानेंट बॉडी है, ठीक है। क्या होता है हर 2 साल के अंदर एवरी 2 इयर्स, हर 2 साल के अंदर इस राज्यसभा के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं उसके 1/3 मतलब 1/3 ऑफ इट्स मेंबर को यार रिटायर कर दिया जाता है मेरे यार। क्या होता है बेसिकली कि राज्यसभा के अंदर एक फिक्स्ड टर्म में डिसॉल्व नहीं होती है, एक हर फिक्स्ड टर्म में डिसॉल्व नहीं होती, नहीं जैसे कि हर 5 साल के अंदर लोकसभा डिसॉल्व होगा ही होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इसमें एक फिक्स्ड टर्म नहीं होता है डिसॉल्व होने के लिए, टूटने के लिए। ये राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और इसमें क्या होता है, इसमें हर 2 साल के अंदर इसके 1/3 जो मेंबर हैं, इसके 1/3
मतलब जितने मेंबर है उसके 1/3 मतलब 1/3 ऑफ इट्स मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है हर 2 साल के अंदर, और न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। जैसे ही 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे तो बहुत से सीट खाली हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। ये जो वैकेंट सीट है मतलब जो खाली सीट्स हो गई, इन सीट्स को क्या किया जाता है, इन सीट्स के अंदर न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। क्लियर? और जितने मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, जितने ही मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, इनका हर एक मेंबर का, ईच मेंबर्स का, इसको थोड़ा ऊपर ऐसे लिखते हैं, रिटायर्ड। और ये जितने मेंबर्स यहाँ इलेक्ट हुए हैं, ये सभी जितने मेंबर्स मतलब ईच मेंबर, जितने भी सारे मेंबर्स हैं, देखिए जो वैकेंट सीट होगी, जैसे कि 1/3 ऑफ मेंबर्स, हर 2 साल के अंदर 1/3 ऑफ मेंबर्स को जैसे ही रिटायर कर दिया जाता है, वैसे ही बहुत सारे सीट्स खाली होते हैं, मतलब वैकेंट सीट्स हो जाते हैं। और उन वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए, फुल करने के लिए न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। और जितने मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया गया है, ये सभी मेंबर्स के जो टर्म है, ये सभी मेंबर्स का जो ड्यूरेशन है राज्यसभा के अंदर, वो 6 साल का है मेरे यहाँ, 6 साल का है। ठीक है, जो ईच मेंबर को भी इलेक्ट किया गया टर्म के अंदर, इस न्यू वैकेंट सीट को फिलअप करने के लिए जो न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, वो हर एक मेंबर का जो ड्यूरेशन होता है, जो टर्म होता है, वो 6 इयर्स का होता है राज्यसभा के अंदर मेरे यहाँ। क्लियर है आपको? नेक्स्ट यार बात करते हैं, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिड्स करते हैं आरएस को, मतलब राज्यसभा को। देखिए राज्यसभा को जो लीड करते हैं, प्रेसिड्स करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, वो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे भारत के, वो प्रेसिड करते हैं राज्यसभा के ऊपर, मतलब राज्यसभा के ऊपर कंट्रोल करते हैं वहाँ पर वो एक अथॉरिटी की तरह है। राज्यसभा का जो अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी है, जो प्रेसिडेंस करते हैं, मतलब जो कंट्रोल करते हैं, जो हेड होते हैं, वो बेसिकली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और यही वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन देखिए यार, ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट इसको यार मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा मेरे यार। जैसे यार लोकसभा के अंदर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थे, जिनको हम स्पीकर कहते थे, है नहीं, तो उसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये प्रेसिड्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एज ए ऑथोरिटी की तरह है, एज ए हेड की तरह है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के जो हेड है, कंट्रोल्ड अथॉरिटी है, और उसके जो आप कह सकते हो एक प्रकार के हेड है, मेंटेन ऑर्डर करते हो, प्रोसीडिंग सुनते हैं, वो बेसिकली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इस राज्यसभा के चेयरमैन बनते हैं, और उन चेयरमैन को हम कहते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, या सिंपली आप चेयरमैन कह सकते हो। जैसे कि यार लोकसभा के अंदर स्पीकर इज द ऑथोरिटी, हेड कह सकते हो, जो कि प्रोसीडिंग और मेंटेन ऑर्डर करते थे,
और स्पीकर के एब्सेंट में डिप्टी स्पीकर काम में आता था। तो उसी प्रकार से जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो कि प्रेसिड्स करते हैं राज्यसभा को, और ये क्या है, और यही बन जाते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, मतलब चेयरमैन बन जाते हैं। मतलब एक प्रकार से यहाँ वहाँ की प्रोसीडिंग हो गई, वहाँ के ऑर्डर को मेंटेन करना हो गया, वहाँ उस चीज़ को कंट्रोल करना हो गया, यही करते हैं। अगर ये एब्सेंट हो गए किसी दिन, अगर ये किसी दिन एब्सेंट हो गए तो प्रेसिडिंग और प्रेसिड्स लोग राज्यसभा कौन करे, राज्यसभा को प्रेसिड्स, वहाँ के हेड कौन बनेगा। अगर ये एब्सेंट हो गए, हमारे जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि राज्यसभा के प्रेसिड्स करते हैं उसको, वो अगर एब्सेंट रह गए तो फिर कौन करेगा प्रेसिड्स राज्यसभा को। जैसे कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर करते तो यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन करेंगे। अगर हमारे चेयरमैन मीन्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट रह जाए राज्यसभा को, तो प्रेसिड करने में करेंगे कौन फिर, तो उस समय राज्यसभा प्रेसिड करने वाले हो जाएंगे डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे ही वो ये अगर एब्सेंट रहते हैं तो उनकी जगह को लेने के लिए डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ठीक। और जो डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के अंदर जितने मेंबर्स बैठे हैं उन्हीं मेंबर से, कि जो 245 मेंबर्स 8 प्रेजेंट राज्यसभा के अंदर बैठे हैं उनमें से किसी एक को इलेक्ट किया जाता है और वही बनते हैं डिप्टी चेयरमैन, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोले तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब चेयरमैन जो कि प्रेसिडेंट्स करते हैं राज्यसभा के, वो अगर एब्सेंट रह गए तो उनकी जगह लेगा कौन, डिप्टी चेयरमैन, और वो प्रेसिडेंट्स करेंगे राज्यसभा को, मेंटेन करेंगे ऑर्डर को, प्रोसीडिंग सुनेंगे और कंट्रोल बेसिकली करके रखेंगे बेसिकली। और वो कौन होते हैं, वो इसी 245 मेंबर जो मेंबर्स बैठे होते हैं राज्यसभा के अंदर, उनमें से किसी एक को यार इलेक्ट कर दिया आता है मेरे यार। क्लियर है आपको? ठीक है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे यार। हु कैन बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर किसी इंसान को यार राज्यसभा का मेंबर बनना है तो यार उसको क्या होना पड़ेगा, तो यार 4 चीज़ें याद रख लो। 4 चीज़ें। पहली चीज़ तो यार उस इंसान को, जो भी व्यक्ति है, इसको यार राज्यसभा का मेंबर बनना है, सबसे पहले यार उसको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, मतलब इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा, कम से कम एटलीस्ट उसकी जो एज है वो 30 इयर्स की होनी चाहिए मेरे। एटलीस्ट उसकी एज कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, कम से कम उसकी एज 30 साल होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, वो कंगाल ना हो, मतलब वो बैंकरप्ट ना हो, वो दिवालिया ना हो, उसके कर्जे ज्यादा ना हो। जस्ट लाइक अ मेंबर ऑफ लोकसभा के अंदर ये पॉइंट था मेरे यार, याद है कि नहीं? अगर आप बैंकरप्ट हो चुके हो तो यार आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। तो इसीलिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर होना है तो आपको बैंकरप्ट नहीं होना है, शुड नॉट बी बैंकरप्ट। आपको दिवालिया नहीं होना है, आपको पागल नहीं होना है, एक और पॉइंट। और यू नॉट बी मेंटली अनसाउंड, आपको पागल भी नहीं होना है, आपको दिवालिया भी नहीं होना है, मतलब आपको बैंकरप्ट नहीं होना है। फोर्थ, आपको सरकार के अंदर गवर्नमेंट जॉब, आपके पास एक सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। एक सैलरीड गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हो। क्लियर है आपको? ठीक है, कैसा लगा? मज़ा आ गया? आ जाइए मेरा। ओके,
तो पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, नेक्स्ट कम से कम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, नेक्स्ट आपको बैंकक्रप्ट नहीं होना है, आपको पागल नहीं होना है, मतलब मेंटली अनसाउंड नहीं होना है। फोर्थ पॉइंट यार, आपके पास कोई भी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, हाउ आवर यूनियन लेजिस्लेचर, जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है, बोले तो पार्लियामेंट जो है वो कैसे यार काम करता है उसकी बात करते हैं मेरे यार। देखिए यार, हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है, मतलब जो हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास कम से कम एटलीस्ट 2 सेशंस होते हैं। हमारे इंडियन पार्लियामेंट के पास कम से कम 2 सेशन होते हैं एक ईयर के अंदर। एक ईयर के अंदर हमारे पार्लियामेंट के पास, हमारे भारत के पार्लियामेंट के पास, मतलब यूनियन लेजिस्लेचर के पास कम से कम 2 सेशंस होते हैं, ठीक है। और ये जो गैप होता है इन 2 सेशंस के बीच में एक साल के अंदर, ये 6 मंथ से मोर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 सेशन जो होते हैं, देखिए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली 2 सेशन होते हैं एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 2 सेशंस होते हैं, और वो एक सेशन 6 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक साल के अंदर होते हैं 12 महीने, तो एक सेशन होता है 6 महीने का, 6 मंथ का, मंथ्स, और एक और सेशन होता है 6 मंथ का। तो एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं हमारे यार, 12 महीने होते हैं। तो एक सेशन जो होता है वो 12 महीने का होना चाहिए, और दूसरा सेशन 12 जो पूरा का साल होता है वो 12 महीने का होता है। और पार्लियामेंट के अंदर 2 सेशन होते हैं, और दोनों सेशन 6-6 महीने के होने चाहिए। और कहा गया है इन दोनों सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेशन को ही इक्वल टाइम दिया गया है, 6 महीने का और 6 महीने का। ये फर्स्ट सेशन 6 महीने का, ये दूसरा सेशन 6 महीने का। क्लियर है यार। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वही बेसिकली समोन्स करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं सेशंस को और क्लोज भी करते हैं। मान लो फर्स्ट सेशन को स्टार्ट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट उसी पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन को एंड किया जाएगा, बंद किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेशन की जो सेकंड सेशन होगा उसकी भी शुरुआत करेंगे, समून्स करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर उस सेकंड सेशन को भी क्लोज करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। देखिए जो पहला सेशन होगा, जो फर्स्ट सेशन होगा, उसको यार स्टार्ट करेंगे कौन, उसको स्टार्ट करेंगे बाय एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको यार शुरुआत किया जाएगी, इसकी शुरुआत कौन करेंगे, इसके शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट इसको यार एड्रेस करेंगे और इसको शुरुआत करेंगे। जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, यूनियन लेजिस्लेचर का, उसको बिगिन किया जाएगा, बिगिन विथ एन एड्रेस, उनको हिंट देंगे, उसको शुरुआत करने का परमिशन देंगे कौन, प्रेसिडेंट। जैसे ही यार प्रेसिडेंट ने परमिशन दिया कि आप पहले सेशन को स्टार्ट कर दो, वैसे ही पहला सेशन यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर, बोले तो पार्लियामेंट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और इस सेशन को स्टार्ट करने में कुछ फिक्स्ड पीरियड्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड टाइम, कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड्स होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आवर होता है, HR लिखता है, HR का मतलब यार आवर होता है, यार आवर होता है। नेक्स्ट 0 आवर होता है। और ये सभी क्यों होते हैं, डिफरेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर।
पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन करने के लिए, डिफरेंट मैटर को लेकर डिस्कशन करने के लिए ये क्वेश्चन आवर होते हैं, 0 आवर होते हैं। ये कुछ फिक्स टाइम पीरियड्स है मेरे यार, और इसी टाइम के अंदर इसी चीज़ को आपको डिस्कस करना होता है। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है मेरे यार। देखिए जो क्वेश्चन आवर होता है ये फर्स्ट आवर होता है, जो पहला घंटा होता है ना, फर्स्ट आवर। जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ उसका जो पहला दिन होता है, जैसे ही मान लो सेशन तो पूरे 6 महीने चलते हैं एक एक सेशन, तो हर सेशन के अंदर क्या होता है, उस सेशन के अंदर कुछ मतलब हमारे स्कूल के अंदर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल के अंदर जो क्लासेस तो पूरे सप्ताह चलते हैं, पूरे महीने, पूरे साल भर चलते हैं। बट हम जिस दिन जाके स्कूल में पहुँचते हैं, हमारे स्कूल के अंदर 8 पीरियड्स होते हैं। हर एक पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। पहले पीरियड मैथ्स, फिर एसएसटी या फिर आपके साइंस हो गया, फिर हिंदी, ऐसे पढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भी होता है। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर मेंबर बैठते हैं वैसे ही जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। जैसे कि हम पार्लियामेंट पहुंचे लोकसभा के अंदर, तो वहाँ पर कुछ हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर एक दिन के अंदर कुछ फिक्स टाइम पीरियड्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन आवर होते हैं, 0 आवर होते हैं। और जैसे कि हमारे स्कूल के अंदर भी वैसे ही फर्स्ट पीरियड होते हैं, सेकंड पीरियड, उसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे पीरियड्स की तरह होते हैं, फिक्स टाइम पीरियड, जैसे क्वेश्चन आवर और 0 आवर। बेसिकली क्वेश्चन आवर क्या होता है फिर, तो क्वेश्चन आवर जो पहला घंटा होता है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग। जैसे ही हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो जाके बैठ जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जैसे ही वो जाके यार पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो पहला घंटा स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट जैसे हम जैसे जाके स्कूल में बैठते हैं, पहले प्रेयर होता है, प्रेयर के बाद ही जो पहला पीरियड स्टार्ट होता है वो फर्स्ट पीरियड कहलाता है। उसी प्रकार जैसे हमारे मेंबर जाके बैठते हैं कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर, जो पहला घंटा स्टार्ट होता है हमारे पार्लियामेंट में, जो फर्स्ट आवर स्टार्ट होता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। उसको यार कहा जाता है क्वेश्चन आवर। क्लियर है? इस पीरियड के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन आवर में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, क्वेश्चन आवर के अंदर क्या होता है। देखिए जितने भी यार मिनिस्टर्स हैं, the ministers answer question। देखिए यार जो पहला घंटा होता है, ठीक है, जो पहला घंटा होता है हर दिन सिटिंग का पार्लियामेंट के अंदर, उसको यार क्वेश्चन आवर कहते हैं। और इस क्वेश्चन आवर में बेसिकली होता क्या है, देखिए इस क्वेश्चन आवर में जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उन मिनिस्टर को आंसर देना पड़ता है क्वेश्चन का। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको वेरियस एमपीज, जो अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वेरियस एमपी, इसको इन एडवांस पहले से ही सेंड कर देते हैं और इनका जवाब देना पड़ता है हमारे मिनिस्टर्स को। ठीक, मिनिस्टर्स को यहाँ सबसे पहले जवाब देना पड़ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। ठीक है, जो एमपीज बैठे होते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, वो पहले से ही क्वेश्चन रेडी करके वहाँ सेंड कर देते हैं और उस पहले घंटे के अंदर जो मिनिस्टर हैं उनको उनके क्वेश्चंस के, वेरियस एमपी के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। किनको यार, मिनिस्टर को देने पड़ते हैं मेरे यार। ठीक, और इसको आंसर देने के बाद और इसी समय क्या होता है, डिबेट्स भी होते हैं। इसी समय डिबेट्स भी होता है मेरे यार, किसी समस्या पर, किसी क्वेरीज पर, किसी समस्या पर डिबेट होता है। फिर रिप्लाई पर क्या होता है, कोई किसी ने अगर रिप्लाई दिया, उसका रिप्लाई सही है या नहीं है, गलत है, उसको अपोज करने के लिए भी बाकी के लोग रिप्लाई करेंगे। जैसे कि हम व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया तो हम फिर से हम उसको मैसेज करते हैं कि नहीं, हम उसको रिप्लाई देते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से भाई पहले मिनिस्टर ने, पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा, किसने, वेरियस एमपी ने, उसका जवाब मिनिस्टर्स ने दिया और मिनिस्टर फिर क्या करेंगे, उस समस्या के बारे में डिबेट करेंगे, क्वेरी के बारे में डिबेट करेंगे। फिर उनके समस्या को, उनके आंसर को जानने के बाद फिर एमपीज क्या करेंगे, फिर उठेंगे, फिर से वो कुछ रिप्लाई करेंगे, कुछ कहें, इस प्रकार चलता रहता है मेरा डिबेट, चलता रहता है मेरे यार। और यही चीज़, यही जो डिबेट होता है ये बेसिकल रिवील करता है सरकार की पॉलिसीज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो अच्छी है या बुरी है, यहीं से ही डिस्कशन होकर निकलता है नहीं। अगर कोई चीज़ सरकार ला रही है तो उसके बाद बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत से एमपीज क्वेश्चन पूछेंगे किसको, सरकार को। फिर सरकार जो मिनिस्टर होंगे, अगर कोई फाइनेंस का मान लो कोई पर्टिकुलर क्या है,
क्वेश्चन है तो उसको फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर क्या देंगे, आंसर देंगे उस चीज़ को वेरियस एमपी का। अगर कोई भी किसी एमपी का किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे मेरे यार। अगर फाइनेंस रेट तो फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, अगर होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर देंगे मेरे यार। तो ये सभी चलता रहता है, फिर उसके ऊपर डिबेट भी होता रहता है, उसके ऊपर क्या उन्होंने सही कहा, क्या आपने गलत किया, इस प्रकार से एक डिबेट चलता रहता है, जिस प्रकार से पता चलता है कि सरकार की पॉलिसीज अच्छी है या बुरी है, वहीं से निचोड़ निकलता है मेरे यार बेसिकली। क्लियर है या नहीं? तो ये था क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट यार बात करते हैं जीरो आवर के बारे में। ठीक, देखिए यार ये एक समय है, ये एक टाइम है। इट्स अ टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड the beginning of the rest of the day's वर्क, इसको हम कहते हैं जीरो आवर। देखिए जो क्वेश्चन आवर और द बिगिनिंग ऑफ एंड द बिगिनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेज वर्क के बीच का जो समय होता है उसको हम जीरो आवर कहते हैं। यार जैसे ही यार क्वेश्चन आवर कंप्लीट होते से क्वेश्चन आवर कंप्लीट होता है और जैसे ही यार बाकी कामों का बाकी उसी दिन का बाकी काम शुरुआत होने वाला होता है, उसी के बीच एक समय होता है जिसको रखा गया है जीरो आवर। जैसे यार क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा और जैसे यार अगले उसी दिन के बाकी के काम की शुरुआत होगी, जैसे ही उस दिन के बाकी के काम की शुरुआत होगी, है नहीं, जैसे ही उस दिन के बाकी के काम की शुरुआत होगी और जैसे ही यार क्वेश्चन आवर ख़त्म होगा उसके बीच में जो समय होता है, थोड़ा सा समय होता है, उसको ज़ीरो आवर कहा जाता है। और ये ज़ीरो आवर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़ीरो आवर अब इम्पोर्टेंट क्यों है सर? सर नाम तो ज़ीरो है बट इम्पोर्टेंट क्यों है, बताना ज़रा सर। देखिए ये ज़ीरो आवर इम्पोर्टेंट क्यों है? यार इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी पर यहाँ पर इसी समय डिबेट होता है, इसी ज़ीरो समय में डिबेट होता है पब्लिक इशू के इंटरेस्ट पर, इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के असुविधा पर बातें होती है, उस पर डिस्कशन होता है। मतलब आपकी नॉर्मल जनता की जो समस्या का प्रॉब्लम है उस पर डिबेट क्या आता है जीरो आवर के अंदर। इसीलिए पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए जो समय है, इसीलिए ये इसको इम्पोर्टेंट कहा गया क्योंकि यहाँ पर लोगों की समस्या के ऊपर डिबेट किया जाता है। और इसी पीरियड के अंदर, ज़ीरो पीरियड के अंदर लोगों के इशू को लेकर, लोगों के इंटरेस्ट को लेकर, पब्लिक इंटरेस्ट के इशू को लेकर, क्या लोगों को क्या समस्या फेस करना पड़ा है हमारे देश के अंदर, उसके बारे में डिबेट होता है ज़ीरो आवर के अंदर। और ज़ीरो आवर एक समय है जो कि क्वेश्चन आवर के और उसी दिन के रेस्ट ऑफ द वर्क का स्टार्ट होने से पहले जो समय होता है वही ज़ीरो आवर होता है। क्वेश्चन आवर कंप्लीट हुआ और अगले दिन का, उसी दिन का रेस्ट ऑफ द वर्क स्टार्ट होने से पहले ये जो बीच का समय है ये ज़ीरो आवर है। और ये ज़ीरो आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी समय जो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू होता है, लोगों के समस्या का डिस्कशन इसके ऊपर इस समय होता है, उसके ऊपर डिबेट भी होता है मेरे यार। क्लियर है आपको? क्लियर है या नहीं बताना ज़रा, कैसे हो बताओ। स्टार्ट करते हैं यार इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंट फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए यार जो पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे यूनियन लेजिस्लेचर का वो है बिल्स के ऊपर डिबेट करना और लॉज बनाना। देखिए जब भी किसी लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो बिल होता है, पहले यार बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिबेट होता है, जैसे ही यार मेजोरिटी उसे वोट कर दे उस बिल को पास कर दिया जाता है और बिल एक लॉ बन जाता है। क्लियर है? देखिए यार लॉ बनाना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है बेसिकली। भाई कानून बनता है तो ये देश चलता है, भाई कानून नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसीलिए है। कानून बनाना, मेकिंग लॉ इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। हमारे लेजिस्लेचर का ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है।
ठीक, हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, हमारा पार्लियामेंट जो है, जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है, ये यार न्यू लॉज भी बनाता है, नए कानून भी बनाता है, और चाहे तो जो ओल्ड लॉज हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो पहले से लॉ चले आ रहे हैं, वो चाहे तो उन लॉज को चेंज कर सकता है, चाहे तो यार न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो पुराने लॉज हैं, जो पुराने एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ओल्ड लॉज हैं, उनको यार चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, जैसे ही यार किसी न्यू लॉ को, है कि नहीं, अगर किसी न्यू लॉ को ठीक है कि नहीं, एक न्यू लॉ को पास करने के लिए, मान लो एक न्यू लॉ को पास करना है, एक नया पॉलिसी आया है सरकार के लिए, एक नया कानून आया है, उसको वो पास करना चाहते हैं और उसके लिए एक प्रपोजल रेडी करते हैं, उसको लिए एक प्रपोजल रेडी करते हैं। ठीक, किसी न्यू लॉ को पास करने के लिए एक प्रपोजल को रेडी किया जाता है, इस प्रपोजल को कहा जाता है बिल। या तो हम बिल एक और चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, या तो किसी प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने के लिए, तो उसको भी हम कहते हैं बिल। तो यार बेसिकली बिल क्या होता है, बेसिकली बिल एक प्रपोजल है, इस प्रपोजल में या तो हम न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो हम जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें यार चेंज कर सकते हैं। जो प्रपोजल बनाया जाता है किसी न्यू लॉ को पास करने के लिए, किसी न्यू लॉ को यार इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी न्यू लॉ को पास करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने के लिए, उसके लिए जो प्रपोजल बनाया जाता है, जो प्रपोजल बनाया जाता है, उस प्रपोजल को हम बिल कहते हैं। बेसिकली उस प्रपोजल को हम बिल कहते हैं। और ये जो बिल है, ये लॉ बनता है, जो बिल है ये लॉ बनता है कुछ स्टेज को पार करके, जो बिल है, जो कि एक प्रपोजल होता है किसी न्यू लॉ को पास करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने के लिए। जो बिल है, लॉ कैसे बनता है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। बिल को लॉ में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स की आइए बात करते हैं। क्या क्या? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट स्टेप का नाम है फर्स्ट रीडिंग या इंट्रोडक्शन देखिए, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के घर के अंदर सबसे पहले इस बिल को रीड करते हैं। अब रीड कौन करता है? रीड करता है वही मेंबर जिसने यार इंट्रोड्यूस किया है। फाइनेंस रिलेटेड अगर कोई बिल है, उसको सबसे पहले पढ़ेगा कौन? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ने, जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया, वही फाइनेंस मिनिस्टर ही उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया होगा। ठीक, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में सबसे पहले उस बिल को पढ़ा जाता है उसी मेंबर के द्वारा जिसने उसको इंट्रोड्यूस कराया है। और इसी बिल का जो कॉपीज है, जेरोक्स कॉपीज, इसको बाकी मेंबर्स को भी दिया जाता है, अदर मेंबर्स को भी दिया जाता है, कि वो जान सके भाई जो लिखा है वही बता रहा है या फिर कुछ और बता रहा है। ठीक है ना? इसी बिल के जेरोक्स कॉपीज दी जाती है अदर मेंबर्स को। जैसे ही जिस मेंबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया वो समझाना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, बाकी के मेंबर्स भी उसको देखते हैं, उस जेरोक्स कॉपी को देखते हैं। ठीक, और ये जो इंट्रोड्यूस करने वाला जो व्यक्ति है, ये समझाता है कि इसका पर्पस क्या है, इसको लाने का पर्पस क्या है, इसको लाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या होगा। ठीक, ये तो गया फर्स्ट रीडिंग। नेक्स्ट यार बात करते हैं यार सेकंड
सेकेंड स्टेज का जो नाम है वो है सेकेंड रीडिंग। पहले रीडिंग तो किया जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था और बताता है भाई इसका पर्पस क्या है, और बाकी के मेंबर्स को इसकी जेरोक्स कॉपी मिल जाती है जो देखते हैं, टैली कराते हैं मेरे यार। नेक्स्ट स्टेज है सेकेंड रीडिंग, और सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है बेसिकली, बिल को, ये जो बिल है इसको यार बहुत थरोली, बहुत माइन्यूटली, बहुत माइन्यूटली डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और इसी समय मेंबर्स, जो मेंबर्स है, अदर मेंबर्स, उस जिसने इंट्रोड्यूस किया उसके अलावा जो बाकी मेंबर्स को जिनको जेरोक्स कॉपी मिला था, वो मेंबर्स भी इस बिल के अंदर जो भी पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं वो सजेस्ट करते हैं, क्या क्या आपको और चेंज करना चाहिए इस बिल के अंदर, वो सजेस्ट करते हैं, ठीक। ये हो गया सेकेंड रीडिंग। नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज क्या होता है, जैसे ही सेकेंड स्टेज के अंदर अदर मेंबर्स ने पॉसिबल चेंजेस को सजेस्ट किया, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है, मतलब थर्ड रीडिंग, इसमें क्या होता है यार, इसमें बिल को एक बार फिर से ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्ट अगेन, एक बार फिर से ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, पॉसिबल चेंज के बाद। पॉसिबल या तो सुइटेबल चेंज के, जितने भी सुइटेबल चेंज उस बिल में हो सकते थे, उसके बाद फिर से यहाँ पर मेंबर ने जो सजेस्ट किया था इसी चेंज को इस बिल के अंदर कुछ को सजेस्ट करके जो क्या था उसके अंदर जो सुइटेबल चेंजेस हो सकते हैं, यानी इन्होंने तो बहुत सारे चेंज बताए थे, इनमें से जो जो चेंज सुइटेबल है उसी चेंज को इस बिल में किया जाता है और इसको फिर से ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब फिर से इस बिल को बनाया जाता है सुइटेबल चेंज, यहाँ से कुछ चेंजेस को सिलेक्ट किए जाते हैं और इनमें से जो सुइटेबल चेंज है जो कि इस बिल के लिए अप्लीकेबल है उनको पकड़ के इस बिल को फिर से ड्राफ्ट किया जाता है मेरे यार, और इसमें कुछ सुइटेबल चेंज किए जाते हैं और उस सुइटेबल चेंज का जैसे ही इस बिल को फिर से ड्राफ्ट किया जाता है, तो इस समय क्या होता है, ये जो बिल है अपने फाइनल डिसीजन के अंदर है, मतलब अपने फाइनल फॉर्म में है, अपने ये फाइनल फॉर्म में है, और इसको अब प्रेजेंट किया जाता है सभी के सामने वोट करने के लिए। अब इसको प्रेजेंट किया जाता है सभी के सामने वोट करने के लिए, क्या करने के लिए मेरे यार, वोट करने के लिए, ठीक। और अगर वोट करने के लिए जैसे इसको प्रेजेंट किया जाता है, अगर मेजॉरिटी लोगों ने इस बिल को वोट किया इसके फेवर में, हाँ भाई साहब ये जो बिल है यार बढ़िया है, इसको देश में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इसके फेवर में अगर ज़्यादा लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने वोट किया, तो ये जो बिल है ये पास कर जाएगा, जो बिल है ये पास कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और जैसे ये पास हो जाता है इस बिल को अदर हाउसेस में भेजा जाता है, अदर हाउसेस में इस बिल को भेज दिया जाता है मेरे यार, अदर हाउस में, क्लियर है। और अदर हाउस में जैसे ये जाता है वहाँ पर भी इसी सेम प्रोसीजर में उसको कंडक्ट कराया जाता है भाई, ठीक। और जैसे ही वो उस हाउस में पहुंच गया और सेम प्रोसीजर उसके लिए कर दिया गया, सेम प्रोसीजर होता है, वही कोई पढ़ता है, फिर से वही चीज़ चलती है, फिर से मेजॉरिटी को वोट देना पड़ता है, वही सेम चीज़, सेम प्रोसीजर फिर से चलता है एक और हाउस में जब वो जाता है, ठीक है। और उस हाउस में जैसे वो चला जाता है और उस हाउस में जैसे वो जाता है अदर हाउस में, अगर वहाँ पर वो पास हो गया उस हाउस के अंदर, और ये जो बिल जब अदर हाउस में जाता है वहाँ पर अगर ये पास हो जाता है तब इस बिल को भेजा जाता है, जैसे ये पास हुआ इसको फिर भेजा जाएगा कहाँ पर, इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास उनके अप्रूवल के लिए। अगर ये अदर हाउस में फिर से सेम प्रोसीजर के अंदर पास हो जाता है फिर इस बिल को प्रेसिडेंट को भेजा जाता है अप्रूवल के लिए,
ठीक। और चाहे ये सेकेंड हाउस था यहाँ पर, मतलब ये जो अदर हाउस था यहाँ पर, मतलब जो सेकेंड हाउस था, ये सेकेंड हाउस चाहे तो कुछ चेंज भी कह सकता था, मतलब कुछ चेंज करने के लिए भी सजेस्ट कर सकता था अगर वो चाहे तो। भाई कुछ अगर चेंज उनको लगा कि वो यहाँ पर कुछ इस बिल के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, रिटर्न करके उस बिल को चाहे तो रिटर्न करके कह सकते कि यार ये सुइटेबल चेंज आप कर लो। ठीक, क्लियर है। जो सेकेंड हाउस है वो इस रिटर्न द बिल विद सजेशन, मतलब जो सेकेंड हाउस है वो कुछ सजेशन कर सकती थी, मतलब जो सेकेंड हाउस है इस बिल को रिटर्न करके कह सकती थी कि आप इनमें कुछ हमने सजेशन दिया है, प्लीज़ यार आप इसको थोड़ा देखो यार एक बार फिर से। अगर इस सजेशन को जो हाउस है, इफ़ द सजेशंस आर अनएक्सेप्ट, जो पहला हाउस था, जो फर्स्ट हाउस था जहाँ पर सबसे पहले इस बिल को डिस्कस किया गया था, वो इस सेकेंड हाउस के इस सजेशन को अगर एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर मान लो ये जो सजेशन किया गया है, जो सजेशन लाया गया है, ठीक है, जो सजेशन किया गया है सेकेंड हाउस के द्वारा, अगर वो सेकेंड हाउस के सजेशन को पहला हाउस नहीं मानता है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो प्रेसिडेंट है, फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस को मिला के एक जॉइंट सेशन लेंगे, मतलब फर्स्ट हाउस के मेंबर और सेकेंड हाउस के मेंबर को एक ही जगह बिठाया जाएगा और उनके साथ एक जॉइंट सेशन कराएंगे हमारे प्रेसिडेंट। ठीक। और अगर इस जॉइंट सेशन में हमारा बिल पास हो जाता है तो इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा फॉर द प्रेसिडेंट असेंट बोलो या फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए इसको भेज दिया जाएगा मेरे यार। ठीक, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए इसको भेज दिया जाएगा। देखिए यार यहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती है। प्रेसिडेंट ने जैसे ही यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास इस बिल को पास होके पहुँचा जा सकता है, प्रेसिडेंट भी इस बिल के साथ दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो प्रेसिडेंट इसको साइन कर देंगे और कहेंगे कि ये अप्रूव्ड है, या तो प्रेसिडेंट इसमें कुछ सजेशन भी कर सकते हैं और इस सजेशन को डाल के वो इस बिल को या रिटर्न कर देंगे, या तो साइन मार के कह देंगे अप्रूव्ड है, या तो इसको रिटर्न कर देंगे कुछ सजेशन के साथ कि यार ये सजेशन आप कर लो। ठीक, ठीक है। और जैसे ही इसको रिटर्न कर दिया आता है, फिर हमारा जो पार्लियामेंट रिटर्न आता है, जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर ये जो बिल है ये रिटर्न आता है प्रेसिडेंट से, रिटर्न आता है प्रेसिडेंट से सजेस्टेड बिल के साथ या फिर उसके बिना साथ। ठीक, विदाउट सजेस्टेड और या फिर विद सजेस्टेड चेंजेस। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, पहले तो यार प्रेसिडेंट या तो इसको साइन करके अप्रूव कर देंगे या तो बिल को रिटर्न कर देंगे कुछ सजेशन के साथ, और फिर ये जो बिल है ये पार्लियामेंट के पास आ जाएगा और पार्लियामेंट फिर इसको प्रेसिडेंट को रिटर्न करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ने कुछ चेंज कहा था तो उसमें चेंज कर रिटर्न करेंगे, अगर नहीं कहा था तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, अगर चेंज कहा था तो चेंज करेंगे, अगर चेंज करने के लिए नहीं कहा था तो नहीं करेंगे। क्लियर है। और जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट, ये जो बिल है, जैसे ही ये जो बिल रिटर्न आ जाता है फिर से प्रेसिडेंट के पास, तो इस समय हमारे जो प्रेसिडेंट है इसको पहली बार जब उन्होंने इसको साइन कर दिया था या फिर इसमें चेंज सजेशन करके भेज दिया था, तो उसी समय उनके पास एक मौका था कि इसमें कुछ वो चेंज कर सके या फिर सजेशन कर सके।
और जैसे ही उनके पास सेकेंड टाइम ये जो लॉ, ये जो बिल रिटर्न आता है पार्लियामेंट से, तो इस समय इनको इस चीज़ को साइन करना ही होता है। तो ये प्रेसिडेंट इस बिल को यार साइन कर देते हैं, इस बिल को साइन कर देते हैं। जैसे ही यार ये बिल साइंड हो जाता है, ये जो बिल है ये लॉ बन जाता है, और इसी लॉ को हम एक्ट कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं मेरे यहाँ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं, ठीक। क्लियर है आपको? तो यहीं तक रहने देते हैं यार। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यार तब तक के लिए यार थैंक यू।